स्ट्रिंग क्या होती है। तो एफ स्ट्रिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मतलब है मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर यूजर से एक इनपुट लिया। तो दो नंबर मैंने यहाँ पे लिए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर। अब इनका जो एडिशन है वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ये लिखा प्रिंट ए प्लस बी, तो हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। एंटर फर्स्ट नंबर 4, एंटर सेकंड नंबर 5, आउटपुट आ गया 9। आप क्या चाहते हैं आउटपुट में, आप प्रॉपर एक मैसेजिंग करेंगे कि एडिशन ऑफ 4 एंड 5 इज 9, ऐसे करके। तो यहां पर आप अगर लिखते हैं एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, तो क्या लगता है आपको कि अगर आप ऐसा करेंगे, ये एक कैंडिडेट है नलिन, एक बार अनम्यूट करेंगे आप अपने आप को। आपकी ड्यूकेट आईडी मेंशन नहीं है यहाँ पर, है ना। कल भी आपसे बात करना चाह रहा था क्योंकि कल मैंने आपको पहली बार देखा था क्लास में, तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। आप जब भी क्लास ज्वाइन करेंगे तो अपने नाम के आगे ड्यूकेट आईडी को मेंशन करेंगे। एक बार मुझे बता दीजिए आप पहले से किस बैच में थे, क्योंकि आपको मैंने पहले इस बैच में नहीं देखा है कभी। तो पहले मैं 530 वाले बैच में था। सर आप मेरे किसी बैच में नहीं थे, आप किस ट्रेनर के बैच में थे? तो गौरव सर के। गौरव सर, किस ब्रांच से हैं आप? मोहन नगर। मोहन नगर से हैं, फाइन। तो आप जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो अपने नाम के आगे अपनी आईडी जैसे बाकी लोगों ने मेंशन करी है उस तरह से आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है। यस सर। कर दीजिए। तो अब अगर मैं लिखता हूँ एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, तो यहाँ लिखूंगा एंटर फर्स्ट नंबर 2, एंटर सेकंड नंबर 3, तो लिखकर आगे एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, क्योंकि हमें पता है ये स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग में आप क्या चाहते हैं कि जहां पर ए है वो एक वेरिएबल कंसीडर किया जाए और उस वेरिएबल की वैल्यू पुट हो जाए, जहां पर बी है उसको वेरिएबल कंसीडर किया जाए और उसकी वैल्यू पुट हो जाए, और ये एक एक्सप्रेशन माना जाए और इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हो। तो ऐसा करने के लिए पाइथन में कई तरीके हैं, उन कई तरीके में एक आसान तरीका है जिसका नाम है एफ स्ट्रिंग। आप क्या करेंगे, जिस किसी को वेरिएबल या एक्सप्रेशन कंसीडर करना है उसको पैरेंथेसिस के अंदर इनक्लोज करेंगे।
जहां जहां पर एक्सप्रेशन या वेरिएबल यूज करना है वहां पर आप पैरेंथेसिस में इनक्लोज करेंगे और इससे पहले प्रीफिक्स लगाएंगे एफ। तो ऐसी स्ट्रिंग जो एफ प्रीफिक्स से स्टार्ट होती है उसमें आप वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस का नोटेशन यूज करके। अब यहां लिखूंगा मैं, तो ये हो गया एडिशन ऑफ 5 and 6 is 11। तो कभी भी किसी भी स्ट्रिंग में अगर आपको कोई वेरिएबल या कोई एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करना हो तो कर्ली ब्रेसेस में उस वेरिएबल उस एक्सप्रेशन को लिखेंगे और उसके पहले एफ लगाएंगे। तो ऐसी स्ट्रिंग क्या कहलाती है? एफ स्ट्रिंग हमारी कहलाती है। अब इसका यूज आप चाहे प्रिंट करने के लिए करें या इस पूरी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर करें, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कहानी होगी हमारी एफ स्ट्रिंग की कि एफ स्ट्रिंग हमारी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं। कल आपको जो दो कॉन्सेप्ट में पढ़ा रहा था उन कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते हैं, क्योंकि आज हम उसका कोड बनाना है। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग हैज ए, और इसका मतलब है कि विदाउट कंटेनर कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब होता है without container object contained object cannot exist। इसे बोलते हैं यहां पर हम कंपोजिशन। ठीक, दूसरा था एग्रीगेशन। कहानी मैंने कल सुना दी थी, सीधा मैं कोड आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। वीक हैज ए, वीक हैज ए का मतलब होता है विदाउट कंटेनर ऑब्जेक्ट कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट। इससे बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्जाम्पल जो लिया था उसी को मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा, या एक ABCD करके एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ये मेरे पास कार है और कार के अंदर इंजन है, कार के अंदर इंजन है, ठीक है, तो अगर कार को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो इंजन की इंडिपेंडेंटली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इंजन जब स्टार्ट होगा तो उससे व्हील्स जो कार के अंदर पहिए लगे होते हैं उनके मूवमेंट होंगे। अब कार ही नहीं है तो इंजन स्टार्ट होकर क्या करेगा उसमें? ठीक है, तो कार नहीं है तो इंजन का एग्जिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं है हमारे लिए। अब कार नहीं है और कार के अंदर लगा है म्यूजिक सिस्टम, तो अगर कार नहीं है तो म्यूजिक सिस्टम को घर पे लाकर भी यूज कर सकते हैं, घर पे बैठ के उससे हम गाने सुन सकते हैं। तो कार अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो म्यूजिक सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है। इसे पढ़ लो, विदाउट कंटेनर ऑब्जेक्ट कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। कार का हैज ए इंजन के साथ, विदाउट कंटेनर ऑब्जेक्ट कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट, यानी म्यूजिक सिस्टम एग्जिस्ट कर सकता है बिना कार के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका एग्रीगेशन और कंपोजिशन का डिफरेंस हो जाता है। अब कोड कैसे बनेगा इसका? एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम मैंने बनाया इंजन। अब इंजन की बहुत सारे हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। इंजन के अंदर कुछ मेथड्स हो सकते हैं हमारे, ठीक है, लाइक इंजन की पावर क्या है, इंजन को आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। तो कायदे से अगर आप समझो तो कार स्टार्ट स्टॉप नहीं होती है, कार का जो इंजन है वो स्टार्ट होता है, कार का इंजन स्टॉप होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कार स्टार्ट कर दी हमने, ठीक है, मतलब हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना, लेकिन जब हम ये कोड बना रहे हैं हमें समझना होगा कि कार जब स्टार्ट होती है तो कार का इंजन स्टार्ट होता है, ना कि कार स्टार्ट होती है। तो इंजन क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया मैंने स्टार्ट नाम से, और यहाँ पर लिख दिया मैंने
इंजन स्टार्टेड। इसी तरह से इसके अंदर आप एक मेथड और बना सकते हैं इंजन स्टॉप करने का। इतने से मेरा काम हो जाएगा। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं और क्लास का नाम मैंने कर दिया कार, ठीक है। और मैं क्या चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बने सी इक्वल टू कार, तो कार का एक नेम आना चाहिए कि कार किस ब्रांड की है, मारुति की है, टाटा की है, हुंडई की है, किसकी है। कार का मॉडल आना चाहिए, है ना, कि जिस ब्रांड की है उसका कौन सा मॉडल है, उसका प्राइस आना चाहिए, और कार के अंदर इंजन भी आना चाहिए। तो आप क्या चाहते हैं, आप इस तरह से चाहते हैं कि जब कार ऑब्जेक्ट बने, तो मैं कार ऑब्जेक्ट को यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका कार ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इस कार ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, कार का ब्रांड आएगा, कार का कलर हो सकता है, किस कलर की कार है, कार का प्राइस हो सकता है, इसी तरह से कार के अंदर इंजन भी आ सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ब्रांड, कलर, प्राइस और यहाँ पर एक इंजन बना दिया। अब ध्यान से समझना है कि जब आप इस तरह से कार ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो ब्रांड की जो वैल्यू आएगी वो स्ट्रिंग में आएगी, मारुति, हुंडई, टाटा। कलर की वैल्यू भी स्ट्रिंग में आएगी, येलो, ब्लू, वाइट, रेड। प्राइस की वैल्यू इंटीजर फ्लोट में आ सकती है, 10 लाख, 8 लाख, 6,000, 6,50,000, 6,25 लाख। इंजन की वैल्यू कैसे आएगी, इंजन की वैल्यू कैसे आएगी, यही मुझे आपको समझाना है बस। तो यहाँ पर अब हम कार क्लास बना रहे हैं, और कार क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर हम चाहते हैं ब्रांड, कलर, प्राइस और इंजन आए। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम कार ऑब्जेक्ट के जो डेटा मेंबर्स हैं उनको इनिशियलाइज करने वाला काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाया, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ पैरामीटर लिए। बी मतलब ब्रांड को इनिशियलाइज करना, सी मतलब कलर को हम इनिशियलाइज करेंगे, पी मतलब हम प्राइस को इनिशियलाइज करेंगे, और ई मतलब हम इंजन को इनिशियलाइज करेंगे। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने सेल्फ डॉट ब्रांड, ब्रांड की वैल्यू वो कर दी जो बी में आएगी, सेल्फ डॉट कलर, कलर की वैल्यू वो कर दी जो सी नाम के वेरिएबल पैरामीटर में आएगी, सेल्फ डॉट प्राइस, प्राइस की वैल्यू वो कर दी जो पी नाम के पैरामीटर में आएगी। अब यहां पर मुझे क्या करना है, इंजन बनाना है। तो मान लो ईएनजी नाम से मैंने एक बनाया, सेल्फ डॉट ईएनजी। अब क्वेश्चन ये है कि इस ईएनजी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, इस ईएनजी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो ईएनजी वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट एज डेटा मेंबर कार क्लास के अंदर रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट यहां पे हम बना देंगे। तो जो ये वेरिएबल है इंजन वेरिएबल, ये एक इंजन ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी आएगी, यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, यहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू, बट जो इंजन है इस इंजन के अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये इंजन अपने अंदर एक रेफरेंस वेरिएबल कंटेन कर रहा है, किसका, इंजन ऑब्जेक्ट। तो इंजन ऑब्जेक्ट अलग मेमोरी के अंदर कहीं बना होगा, ठीक है। और इस इंजन ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो कहां रखा हुआ है, एज ए डेटा मेंबर कार ऑब्जेक्ट के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने ईएनजी नाम से बनाया हुआ है। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये वो पाइथन वाला बैच चल रहा है क्या? हेलो। आपकी पहली क्लास है क्या? नहीं, पहली नहीं है, पहली है सर मेरी। हाँ, मैं गौरव सर से पढ़ता था पहले। वो सर ने, मैम ने मैसेज किया था तो इसलिए पूछ रहा था मैं आप। आपका टॉपिक बताइए, किस टॉपिक से आपको पढ़ना था? सर माई एसक्यूएल। ये वाला जो बैच है इसमें अभी ऊप्स टॉपिक चल रहा है। ऊप्स के बाद फिर इसमें मल्टी थ्रेडिंग आएगी, उसके बाद आपका टीके इंटर आएगा, उसके बाद फिर माई एसक्यूएल आएगा। यानी कि अभी इंटर तो बाद में आता है ना, पहले तो माई एसक्यूएल ही आता है। हाँ, तो हमारा जो कंटेंट है उस कंटेंट में हमने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, और जो भी ट्रेनर हैं वो अपने सीक्वेंस में उनको पढ़ाते हैं। तो जो सर आपको पढ़ा रहे होंगे माइट भी वो पहले आपको माई एसक्यूएल पढ़ाते हैं, मेरा जो सीक्वेंस है उसमें पहले मैं ऊप्स पढ़ा रहा हूँ,
ठीक है, तो आप वो भी सही है, ये भी सही है। हाँ जी। तो नहीं सर, टिकेंटर भी नहीं हुआ हमारा और माई स्क्यूएल भी नहीं हुआ, 2 ही टॉपिक रह रहे हैं हमारे। ठीक है, तो इस वाले बैच में आप करना चाहते हैं आज से तो आज से कर सकते हैं, अदरवाइज ऊप्स के बाद मल्टी थ्रेडिंग पढ़ेंगे, मल्टी थ्रेडिंग के बाद टीके इंटर आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप 1 वीक के बाद अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें मल्टी ज्वाइन थ्रेडिंग कब होगी सर? इसमें ज्वाइन होना चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं? हाँ, अगर आप दोबारा करना चाहते हैं दोबारा कर सकते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। वैसे सर टाइमिंग 5:30 की रहेगी रोज? हाँ, ये बैच 5:30 बजे है। 5:30 से कितने बजे तक सर? 5:30 से मैक्सिमम 7 बजे तक चलता है, कभी 6:45 भी चलता है। ओके सर, ठीक है सर, मैं कल से ज्वाइन करता हूँ फिर, आज तो थोड़ा। जी सर। ओके। और कोई किसी का कंसर्न भाई जो दूसरे बैच सर से? मल्टी थ्रेडिंग कब से होगी? मल्टी मल्टी थ्रेडिंग थ्रेडिंग ऊप्स के बाद का ही टॉपिक है मल्टी थ्रेडिंग। नहीं, ऑलमोस्ट कितने दिन में? परसों से? कब से? हाँ, तो आज इसमें इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगा, इनकैप्सुलेशन खत्म हो जाएगा, कंपोजिशन खत्म हो जाएगा। मान के चलिए ट्यूसडे या वेडनेसडे को आपको मिलेगी मल्टी थ्रेडिंग। ओके ओके ओके, फाइन। ठीक है, थैंक यू सर। एक जस्ट लमसम मैंने बताया, बाकी डिपेंड करता है कि आप क्या पूछ रहे हैं, क्या कंसर्न आपके, वो आप प्लस माइनस फिर हो जाएगा। ठीक? ओके ओके। और कोई किसी का क्वेश्चन? एक कैंडिडेट हैं जिनका नाम नन आ रहा है, एक बार अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? दैट वाज मी। ठीक है, तो आप अपना नाम रीनेम कर शुभम, दीजिए। शुभम सचदेवा। ठीक है, आप वहाँ मेंशन कर दीजिए और अपनी आईडी जो भी है वो मेंशन कर देना। ठीक है, डिस्प्ले नेम में। हेलो हाँ, बताइए, कुछ पूछ रहे थे आप? सर, जेंगो पढ़ाओगे? अभी जेंगो कहाँ चल रही है सर, इसमें अभी तो पाइथन खत्म होगी, उसके बाद फिर जेंगो नहीं, का बैच बनेगा। पाइथन के बाद सर। हाँ, पाइथन का बैच बनेगा, जेंगो का बैच बनेगा, डेटा साइंस का बैच बनेगा, 2 बैच बनेंगे, दोनों बनेंगे। ठीक है सर। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन, किसी के मन में कुछ रह गया हो पूछने से तो? ठीक है, तो कोशिश करिएगा जब भी आप क्वेश्चन करें तो टेक्निकल क्वेश्चन होना चाहिए, रादर देन कि कोर्स कब खत्म होगा, कौन सा टॉपिक कब आएगा। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो अभी पूछ लो आप, जो भी है ना। नहीं, चले ठीक है, तो कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जब हम कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे ही मेरा कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनकर तैयार होगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर ब्रांड नाम की प्रॉपर्टी आएगी, कलर नाम की प्रॉपर्टी आएगी, प्राइस नाम की प्रॉपर्टी आएगी और इंजन नाम का एक रेफरेंस आएगा जो हमारे इंजन क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो अब जब मैं कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ पैरामीटर पास करने होंगे। मैं यहाँ पर बी के लिए वैल्यू पास करूंगा, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर ब्रांड कर दिया मारुति, कॉमा लगाकर मैंने कलर पास कर दिया, मान लीजिए वाइट कलर की कार है आपकी, और प्राइस मान लीजिए मैंने कर दिया 5 लाख रुपए। अब इंजन जो आएगा वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, कार ऑब्जेक्ट बनकर मेरा तैयार हो गया। अब ये जो कार ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसको C1 वेरिएबल में रेफर कर देते हैं, एक और कार ऑब्जेक्ट आप बना लीजिए और ये C2 कर दीजिए, और मान लीजिए ये आप टाटा की कार बना दीजिए, और मान लीजिए आपने ये येलो कलर की बना दी, और मान लो ये 4 लाख की है। तो अब C1 कार में जो ब्रांड कलर प्राइस है वो मैं पास कर रहा हूँ, बट इंजन हमारा नया आएगा। C2 कार जब बनेगी उसमें ये चीज़ें पास हो रही हैं और इंजन फिर से नया आएगा।
जितनी कार बनेंगी सब पे कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हर बार एक नया इंजन क्रिएट होगा। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे C1 डॉट ब्रांड देखना है, तो C1 का ब्रांड जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा। C1 का आपको कलर देखना है, तो जो भी कलर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से प्राइस भी आप देख सकते हैं, और इसी तरह से C2 का भी आप कर सकते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या करना है, मुझे इंजन को स्टार्ट करना है, तो अब इस पूरे कोड को देखकर मुझे बताइए कि अगर मुझे इंजन का स्टार्ट मेथड कॉल करना होगा तो इंजन का स्टार्ट मेथड कैसे हम कॉल कर पाएंगे। इंजन क्लास के अंदर स्टार्ट मेथड है, इंस्टेंस मेथड है, तो मुझे इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। मुझे इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट अलग सा नहीं बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ है, कार के अंदर है। C1 कार के अंदर इंजन है, C2 कार के अंदर भी इंजन है। मुझे कार के अंदर जो इंजन है उसको स्टार्ट करना है, अलग से इंजन बनाकर स्टार्ट नहीं करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इक्वल टू इंजन क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए ऐसे करके अलग से, जैसे ऑर्डिनरी किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और फिर आप इस पे क्या कर दीजिए, स्टार्ट मेथड कॉल कर दीजिए, तो इंजन का स्टार्ट मेथड कॉल हो गया। हमने कहा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इंजन हमारा इंडिपेंडेंट यूज नहीं करना है। इंजन एक कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है, जो कंटेनर ऑब्जेक्ट C1 है उसका, एक और इंजन ऑब्जेक्ट है दूसरे कंटेनर ऑब्जेक्ट C2 का। तो C1 को मैं यहाँ पर कंटेनर ऑब्जेक्ट बोलूंगा, और जो इंजन ऑब्जेक्ट है जो C1 के अंदर है वो हमारा कंटेन्ड ऑब्जेक्ट है। तो क्या सिंटैक्स यूज करें इस इंजन तक पहुंचने का, तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से समझिएगा, कि मुझे जो भी ब्रांड प्रिंट करना है वो कैपिटल में प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट होगा। C1 का ब्रांड प्रिंट हुआ लोअर केस में, C2 का ब्रांड प्रिंट हुआ अपर केस में, क्योंकि जैसा आपने इनिशियलाइज करा वैसा हो गया। मैं चाहता हूं कि स्टैंडर्ड जब भी किसी कार का ब्रांड प्रिंट हो तो ऐसे होना चाहिए। तो अगर C1 डॉट ब्रांड को मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूं तो उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या आएगा। अगर C1 डॉट ब्रांड की वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जाए तो क्या डेटा टाइप आएगा उसका, स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा। अगर मैं उस स्ट्रिंग पर कोई मेथड कॉल कर दूं तो वो सारे मेथड एप्लीकेबल हैं जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर होते हैं। सोचिए, हाँ सर। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे डॉट अपर, तो इसका मतलब क्या है कि C1 में जो ब्रांड है वो स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग पर वो सारे मेथड कॉल करे जा सकते हैं जो स्ट्रिंग क्लास के हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर मैं इस इंजन ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाहूं तो मैं C1 के थ्रू पहुंचूंगा। C1 डॉट जो वेरिएबल का नाम है ENG। अब ये जो ENG है ये अपने आप में इंजन क्लास का ऑब्जेक्ट है जो C1 के अंदर है, जैसे ब्रांड है। अब इस पर डॉट लगाकर हम क्या कर सकते हैं, वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो इस ऑब्जेक्ट की क्लास के हैं, और इस ऑब्जेक्ट की क्लास में मैंने एक ही मेथड रखा हुआ है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, स्टार्ट मेथड कॉल कर सकते हैं। तो इस लाइन का मतलब क्या है, C1 कार का इंजन हमने स्टार्ट कर दिया, और अगर C2 कार का इंजन स्टार्ट करना है तो लिखेंगे C2 डॉट इंजन डॉट स्टार्ट। ठीक है। अब अगर आपसे मैं कहूं कि मैं C1 को मेमोरी से डिलीट कर दे रहा हूं, C1 को मैं मेमोरी से डिलीट कर रहा हूं, कैसे करोगे डिलीट, तो डेल नाम का कीवर्ड होता है किसी को भी डिलीट करने के लिए। मैंने C1 डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया C2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं C1 का यूज करके इंजन को स्टार्ट करना चाहूं तो एरर आ जाएगी, बोलेगा C1 क्या है, C1 तो आपने डिलीट कर दिया। तो आपने कौन सा ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया, कंटेनर ऑब्जेक्ट, कार का ऑब्जेक्ट डिलीट कर दिया। अब आपको यह समझना है कि अगर कार का ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया तो उसके अंदर जो इंजन ऑब्जेक्ट था उसका क्या हुआ, हमने कहा वो भी डिलीट हो गया। तो कार ऑब्जेक्ट डिलीट होते ही उसके अंदर जितने भी हमारे एट्रीब्यूट थे या जितने भी और ऑब्जेक्ट रखे थे वो सब भी क्या हो गए, हमारे यहां से डिलीट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि कार का इंजन के साथ ये कौन सा कोड हो गया, स्ट्रॉन्ग हैज ए कंपोजिशन। क्योंकि अगर आप कंटेनर ऑब्जेक्ट को डिलीट कर रहे हैं तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट ऑब्जेक्ट थे उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं रहा, वो भी ऑटोमेटिकली मेमोरी से डिलीट हमारे हो जाएंगे।
तो यहाँ पर हम ये जो कोड लिखकर बैठे हैं, ये कोड कौन सा हो गया हमारा? कंपोजिशन का इंप्लीमेंटेशन है। अब एक छोटा सा चेंज करने पर मैं इसमें एग्रीगेशन लगा देता हूं। तो अगर मैं इसमें एग्रीगेशन दिखाऊं, यहां लिखूंगा ये जो इंजन है जो मैं यहां बना रहा हूं, यहां नहीं बनाऊंगा, मैं इंजन को भी पैरामीटर में लूंगा, इंजन को भी पैरामीटर में ही लूंगा। और जब मैं यहां पे कार बनाऊंगा, जब मैं यहां पे कार बनाऊंगा तो कार बनाते समय उसका इंजन, जैसे मैं ब्रांड पास कर रहा हूं, कलर पास कर रहा हूं, प्राइस पास कर रहा हूं, ऐसे ही इंजन का ऑब्जेक्ट भी पास करूंगा। तो मैंने E1 इंजन ऑब्जेक्ट अलग बनाया, और E2 इंजन ऑब्जेक्ट अलग बनाया। और जब C1 कार बनाई तो E1 को मैंने यहां पास कर दिया। तो जो E1 है वो पहुंच गया E में, और E कहां पहुंच गया? ENG नाम के वेरिएबल में। जब C2 कार बनाई तो इसमें मैंने E2 पास कर दिया, E2 पहुंच गया E में, ये पहुंच गया दूसरे ऑब्जेक्ट के इस ENG वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अभी भी कार चलेगी, कार स्टार्ट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर मैं यहां पर लिख दूं, मान लीजिए डेल ऑफ C1 डेल ऑफ C2, लॉजिकली सोचकर बताइए, C1 C2 खत्म, तो C1 C2 खत्म होने पर हमारा जो C1 के अंदर इंजन था, क्या वो भी खत्म? हमने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंजन जो पहला वाला है उसको मैंने अलग से बनाया था, और उसका एक रेफरेंस E1 के अंदर ही पड़ा हुआ है। दूसरा वाला इंजन मैंने अलग से बना रखा है जिसका रेफरेंस E2 के अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं अभी भी उसी इंजन को इस्तेमाल कर सकता हूं जो C1 के अंदर था। C1 चला गया, C1 का यूज नहीं होगा, C1 के थ्रू मैं इंजन स्टार्ट नहीं कर सकता, एरर आ जाएगी। लेकिन वही इंजन जो C1 के अंदर था उसको मैं अभी भी स्टार्ट कर सकता हूं, क्योंकि उसको मैंने E1 में भी रखा हुआ है, E.E1.start। इसका मतलब क्या हुआ? कंटेनर ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया, बट उसके अंदर जो कंटेंट ऑब्जेक्ट था अभी भी जिंदा पड़ा हुआ है। कैसे बचा लिया आपने उसको? उसका रेफरेंस हमने ऑलरेडी कहीं और संभाल के रखा हुआ था। तो ऐसा कोड जो होता है वो हमारा एग्रीगेशन कहलाता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इंजन और कार रियल लाइफ में एग्रीगेशन का एग्जाम्पल नहीं होंगे, बट कोड ऐसे ही बनेगा। तो यहां पर छोटा सा चेंज क्या कर दीजिए, इंजन की जगह बस एक म्यूजिक सिस्टम लगा दीजिए, और म्यूजिक सिस्टम के अंदर प्ले का बटन दे दीजिए। और यहां लिख दीजिए प्लेइंग सॉन्ग। अब कार के अंदर यहां पर म्यूजिक सिस्टम नाम का बैरल बना दीजिए, ये M कर दीजिए। जहां पर आप इंजन बना रहे थे, इंजन की जगह आप इसको म्यूजिक सिस्टम बना दीजिए। कोड वही है, सिर्फ रियल वर्ड से मैं आपको मैप करके दिखा रहा हूं कि किस तरह की सिचुएशन में एग्रीगेशन करना चाहिए और किस तरह की सिचुएशन में कंपोजिशन करना चाहिए। पाइथन को कोई रूल नहीं दिया गया है, आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, जैसे कर दोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने M1 पास कर दिया और M2 पास कर दिया। ठीक है, अब कार को स्टार्ट नहीं करना है क्योंकि इंजन है ही नहीं। अब कार के अंदर से हम क्या करना चाहते हैं, प्ले करना चाहते हैं म्यूजिक सिस्टम। तो C1.ms.play, दूसरे कार में जो म्यूजिक सिस्टम आया हुआ है उसको प्ले करेंगे, चल रहा है। अब C1 C2 खत्म, लेकिन फिर भी M1 का यूज करके हम प्ले कर सकते हैं क्योंकि वो मेरे पास रखा हुआ है। कार खत्म, कोई बात नहीं, म्यूजिक सिस्टम अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो काइंड ऑफ सिनेरियो है जो आप यूज करते हैं अपने एग्रीगेशन और कंपोजिशन के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अगर इस पर मेहनत करी है तो अच्छे से सीखो इसे। मेरे पास एक लिस्ट है, जरूरी नहीं है इसको सीखने के लिए अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए जाएं। आज तक आपने जितने भी पढ़े हैं उनमें भी एग्रीगेशन कंपोजिशन जाने अनजाने में हो रही है। लिस्ट के अंदर मैंने 10 लिखा, 20 लिखा, ध्यान से समझिए, ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अभी तक तो ये मेरे लिए 10 था,
बट ये इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये भी इंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। तो इन लिस्ट के अंदर दो इंटीजर रखे हुए हैं। अगर मैं इस लिस्ट को डिलीट कर दूं, अगर मैं इस लिस्ट को डिलीट कर दूं तो इसके अंदर जो 10 20 रखे हैं क्या मैं उनको यूज कर पाऊंगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि लिस्ट का उसके एलिमेंट के साथ हैज ए रिलेशन होता है। कौन सा वाला हैज ए होता है? वो कंपोजिशन वाला होता है। तो इस तरह से सर डिक्शनरी में भी होगा, टपल में भी, सेट सब में होगा। आज तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं कहीं ना कहीं पर, जहां पर जितने भी कलेक्शन आपने पढ़े थे, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, सब हमारा कंपोजिशन के ही एग्जाम्पल हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, फ्रोजन सेट, ये सब कंपोजिशन के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इनके अंदर जो आप अपने एलिमेंट रखते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, है ना। अब आप बोलेंगे सर अगर एग्रीगेशन का एग्जाम्पल देना हो तो लिस्ट के साथ तो कैसे देंगे? हमने कहा देखो अलग से कोई सिंटैक्स नहीं है, मैं क्या कर रहा हूं जरा ध्यान से समझना। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, लिस्ट बनाई, लिस्ट में डाल दिया a कॉमा b। अब a और b की जो वैल्यू है वो मैं लिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है मुझे। a ऑफ 0 10 मिल जाएगा, a ऑफ 1 20 मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ 0 लिस्ट ऑफ 1। अगर मैं लिस्ट को डिलीट कर दूं तो लिस्ट का वजूद खत्म हो गया, अब लिस्ट के थ्रू कुछ नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगी, बोलेगा एल तो है ही नहीं। लेकिन अगर मैं यहां पर 10 और 20 को एक्सेस करना चाहूं तो कभी भी कर सकता हूं, क्योंकि मैंने उनको संभाल के कहां रखा हुआ है? ए और बी में संभाल के रखा हुआ है। तो यही लिस्ट अब किसका एग्जाम्पल हो गई? एग्रीगेशन का। तो ये जो एग्जाम्पल हो गया एग्रीगेशन का एग्जाम्पल हो गया। तो जो प्री डिफाइन हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें मैं आपको एग्रीगेशन दिखा रहा हूं। और अगर यही चीज मुझे एक कंपोजिशन के साथ करनी हो तो सब क्या करना है? इन दोनों को यहां नहीं लिखना है, सीधा यहां से 10 लिख दो यहां पे और 20 लिख दो यहां पर। अब 10 20 का वजूद लिस्ट के साथ ही है, लिस्ट खत्म, 10 खत्म, 20 खत्म, आप उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे, कोई तरीका है ही नहीं एक्सेस करने का। तो यानी कि कंपोजिशन एग्रीगेशन हैज ए को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे कोड आप बनाते हो उस पर डिपेंड करेगा। एक जनरल आप वे में सोचें तो अगर अंदर वाला ऑब्जेक्ट जो कंटेंट ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस आपने भी रखा हुआ है संभाल के, तो वो एग्रीगेशन हो गया। क्योंकि अगर कंटेनर ऑब्जेक्ट जाएगा तो अपने ऑब्जेक्ट को लेकर, अपने अंदर वाले ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि उसका एक रेफरेंस मेरे पास भी है। अगर अंदर वाला ऑब्जेक्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट के अंदर ही क्रिएट हुआ था और बाहर उसका कहीं कोई रेफरेंस नहीं रखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिक कंपोजिशन हो गया। जैसे ही कंटेनर ऑब्जेक्ट जाएगा अपने अंदर के कंटेंट ऑब्जेक्ट को भी लेकर जाएगा। चलिए भाई, तो ये कहानी हो जाती है हमारी एग्रीगेशन, कंपोजिशन और हैज ए रिलेशन वाली। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन, इस डेटा इनकैप्सुलेशन का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम डेटा हाइडिंग के नाम से भी जानते हैं। डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हाइडिंग, दोनों में से कोई भी आप इसके लिए टाइटल यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो हाइडिंग से यह है कि हमें एक सेंस आता है कि हम कुछ छुपाना चाहते हैं ना, क्या छुपाना चाहते हैं अब ये समझना होगा। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास पढ़ी है, ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर्स पढ़े हैं, मेथड होते हैं, इंस्टेंस मेथड होता है, क्लास मेथड होता है, स्टैटिक मेथड होता है, कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो आप किसको छुपाने की बात कर रहे हैं? तो आंसर आता है किसी को भी छुपा सकते हो, लेकिन आपने साफ साफ लिखा हुआ डेटा। तो जब आप डेटा के साथ छुपाने की बात कर रहे हो तो मतलब डेटा मेंबर को हाइड करने की बात हो रही है। अगर आप लिख देंगे फंक्शन हाइडिंग तो किसी फंक्शन को हाइड करने की बात हो रही है। क्लास हाइडिंग तो किसी क्लास को हाइड करने की बात हो रही है। फिलहाल यहाँ पे जो हेडिंग का नाम होता है वो होता है डेटा हाइडिंग। तो यही एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो ऊप्स में रखा गया है। फिर लैंग्वेजेस अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको क्लास पे अप्लाई कर देती हैं, फंक्शन पे भी अप्लाई कर देती हैं, जिस पे करना चाहो उस पे कर सकते हो, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर रियल टाइम एनालॉजी लेकर हम चलें
कि इस डेटा हेडिंग को रियल वर्ल्ड में कहाँ पे हम विजुलाइज कर सकते हैं। तो इमेजिन करिए ये एक कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं जो कॉलेज वाले ने दे रखे हैं यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कॉलेज में लाइब्रेरी है जहाँ जाके आप पढ़ सकते हो, कॉलेज के अंदर प्लेग्राउंड है जहाँ आप खेल सकते हो, कॉलेज के अंदर कैफेटेरिया हो सकता है जहाँ पर आप जाके चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो, है ना। तो इस तरह से हमारा कॉलेज के अंदर कुछ रिसोर्सेज हैं। अब कॉलेज में कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं और सीधी सी बात है स्टाफ भी होगा, है ना, टीचर हो गए, अकाउंटेंट्स हो गए, लाइब्रेरियन हो गए और भी हमारे स्टाफ मेंबर हो गए, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट कॉलेज ये चाहता है कि कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी है उसमें कौन जाएगा, जो कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेज में स्टाफ है वो कॉलेज की लाइब्रेरी का यूज कर सकता है, प्लेग्राउंड या वो सारे रिसोर्सेज जो कॉलेज ने बना कर दिए हैं उनको वो यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर एक आउटसाइडर है, तो आउटसाइडर का मतलब यहाँ पर है एक ऐसा पर्सन जो कॉलेज का हिस्सा नहीं है, ना तो वो स्टूडेंट है कॉलेज में और ना ही वो स्टाफ मेंबर है। तो अगर ये आउटसाइडर आपके कॉलेज की लाइब्रेरी यूज करना चाहे, आपके कॉलेज का प्लेग्राउंड यूज करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलेज के चारों तरफ बाउंड्री है, सीधे एंट्री नहीं है, एक वॉल बना रखी है, एक बाउंड्री है वहां पर। तो अगर ये हमारा आउटसाइडर आपके रिसोर्सेज को यूज करना चाह रहा है तो नहीं कर पाएगा। मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा, इन जनरल हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो मेन गेट पर जो आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा होगा वो रोक लेगा कि भाई किससे मिलना है, अपना आई कार्ड दिखाओ, ये कुछ नहीं दिखा पाएगा और ये इससे मना कर देगा कि भाई आप कॉलेज के अंदर एंटर नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कह दे कि मेरा दोस्त यहाँ पे है या आपके कॉलेज के एचओडी ने मुझे बुलाया है या कोई भी एक वजह बताता है तो शायद सिक्योरिटी गार्ड इसको जाने देगा, अगर उसको लगता है कि हाँ जो आप बता रहे हैं वो जेन्युइन है और जो आप बता रहे हैं गार्ड को लगता है कि नहीं जेन्युइन नहीं है, तो ये हो सकता है मना ही कर दे कि नहीं भी आप अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये आउटसाइडर ये बोले कि मुझे आपके कॉलेज के एचओडी ने बुलाया था या मेरा फ्रेंड यहाँ पर रहता है, तो माइट भी गार्ड फिर उस फ्रेंड को कॉल करे या उस एचओडी को फोन करके पूछे कि आपने उसको बुलाया था। तो अगर वहां से रेस्पॉन्स आता है तो आप जा सकते हैं कॉलेज के अंदर, फिर आप कॉलेज के रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं। यानी कि आउटसाइडर डायरेक्टली तो कॉलेज के रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता, बट अगर कोई स्टाफ मेंबर या स्टूडेंट जान पहचान का है, कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके थ्रू शायद वो एंटर कर पाए। गारंटी फिर भी नहीं है, डिपेंड करेगा गार्ड के ऊपर कि वो क्या सोचता है ना। तो ये अगर हम कॉन्सेप्ट को देखें तो यहाँ पर भी तो कॉलेज वाला कुछ छुपा रहा है। क्या छुपा रहा है? अपने रिसोर्सेस को, अपनी लाइब्रेरी को, अपने प्लेग्राउंड को। कॉलेज के अंदर जितने भी फीचर्स हैं उन सबको हाइड किया जा रहा है। क्यों और किन से किया जा रहा है? क्यों का आंसर है ताकि बाहर से आके आउटसाइडर कोई डैमेज ना कर दे, है ना। और किससे हाइड किया जा रहा है? किसी आउटसाइडर से, ठीक है। अगर ये करके चला गया तो फाइन किससे लेंगे? भाई जो इंटरनल स्टूडेंट है उनकी तो सिक्योरिटी जमा होगी, कुछ करोगे डैमेज तो बाद में सिक्योरिटी में से काट लिया जाएगा, आपका स्टाफ की सैलरी जाती है। तो ये तो समझदार है, ये तो ऐसा शायद नहीं करेंगे, और करेंगे तो इसको भुगतना पड़ेगा इनको। बट इसको कौन पकड़ेगा? आउटसाइडर को। बाहर से इसे कौन ढूंढ के लाएगा कौन था ये कौन नहीं था? इसीलिए कॉलेज वाले ने ये हाइडिंग कर रखी है लाइब्रेरी की, प्लेग्राउंड की, या इस तरह के जितने रिसोर्सेज हैं कैफेटेरिया की, उन सब की हाइडिंग कर रखी है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? ये मेरा रिसोर्स हाइडिंग है, लाइब्रेरी हाइडिंग, या मैं बोलूंगा लाइब्रेरी इनकैप्सुलेशन, प्लेग्राउंड इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेट मतलब होता है कि आप अनऑथोराइज्ड एक्सेस से चीजों को बचाना चाहते हैं। अनऑथोराइज्ड, ये जो आउटसाइडर है ये अथोराइज्ड नहीं है इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। अथोराइज्ड कौन कौन है? जो कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं वो अथोराइज्ड हैं। तो इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस से चीजों को रोकना।
अब इसी चीज को हम अपने प्रोग्राम पे अप्लाई कर दें, तो जो कॉलेज है इसको आप मानेंगे कोई एक क्लास, कि कोई एक क्लास है, और जो लाइब्रेरी और प्लेग्राउंड है इनको आप किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, अपनी क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। तो डेटा मेंबर ज्यादा बार फोकस करे जाते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर, क्लास डेटा मेंबर को फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास क्या है, ये इंस्टेंस डेटा मेंबर्स हैं, ठीक है। अब क्या चाहते हो, ये जो स्टूडेंट्स और स्टाफ हैं इनको आप क्या मानोगे, मेथड्स, जो मेरी क्लास के मेथड्स हैं, ऑब्वियसली वो मेथड्स हमारे इंस्टेंस मेथड ही होंगे, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, मेथड्स होंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारे जो मेथड्स हैं, ये मेथड्स ही हमारी क्लास के डेटा मेंबर को यूज कर पाए, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोड जो इस क्लास के बाहर है, कोड रिटन आउटसाइड क्लास, अगर ऐसा कोड जो इस क्लास का हिस्सा नहीं है, इस क्लास के बाहर लिखा हुआ है, इस क्लास के ब्लॉक के टर्मिनेट होने के बाद लिखा हुआ है, अगर वो इस क्लास के डेटा मेंबर को यूज करना चाहे तो छुपाओ, इनको छुपाना है मुझे, है ना, अनऑथोराइज्ड है ये। ऐसा कोड जो इस क्लास के बाहर है और इस क्लास के डेटा मेंबर को यूज करना चाहता है तो वो अनऑथोराइज्ड कोड कहलाएगा। अथोराइज्ड कौन कौन है, उसी क्लास के मेथड ही अथोराइज्ड होने चाहिए किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस का मतलब है उनको डैमेज करना है, उनको अपडेट करना है, जो भी करना है, अंदर के मेथड रेस्पॉन्सिबल होंगे। आउटसाइड कोड को ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आउटसाइड कोड इन मेथड्स के थ्रू एक्सेस करना चाहे, जैसे यहां पर है, तो कर सकता है। डायरेक्ट करना अलाउड नहीं है, इनडायरेक्ट आप यहां पर ऐसे इसको करवा सकते हैं। तो अगर आप इस सिचुएशन को अपने प्रोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाते हैं तो यही क्या कहलाता है, हमारा डेटा इनकैप्सुलेशन या डेटा हेडिंग हमारी कहलाती है। अनऑथराइज्ड कोड को हमारी क्लास के डेटा मेंबर्स एक्सेस होने से रोकना। अनऑथराइज्ड मतलब है वो कोड जो क्लास के बाहर लिखा हुआ है। ऐसा क्यों करना चाहते हो, हमने यही तो कहा कि आप आउटसाइडर को क्यों रोकना चाहते हो, तो आपने क्या बोला, ये डैमेज ना कर जाए मेरी प्रॉपर्टी को। ये भी हम सोच रहे हैं कि अगर मेरी क्लास के अंदर डेटा मेंबर है एक्स, उसकी वैल्यू 10 है, अब मेरे मेथड एक्स का यूज कर रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि एक्स में 10 रखा हुआ है। अब बाहर से कोई आया और एक्स की वैल्यू 20 करके चला गया, तो ये तो गलत है ना। ये राइट किसको है, सिर्फ मेरी क्लास के मेथड को होना चाहिए। कोई बाहर से आके मेरे डेटा की वैल्यू को मॉडिफाई कर जाए, मतलब वो डैमेज करना होता है, तो ये नहीं होना चाहिए। वो रियल वर्ल्ड में ऐसा अलाउड नहीं होता है। सिर्फ इस क्लास के मेथड ही इस वेरिएबल एक्स की वैल्यू बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे ऐसा कोड लिखकर दिखाना है तो कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको दो क्लास बनाकर दिखाता हूं। एक ऐसी क्लास जिसमें इनकैप्सुलेशन नहीं होगा डेटा का, और फिर उसी क्लास को मैं सही करूंगा जिसमें हम डेटा का इनकैप्सुलेशन करके दिखाएंगे। चलते हैं कोड की तरफ। तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई और मान लीजिए क्लास का नाम कर दिया मैंने एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय क्लास के अंदर एक डेटा मेंबर लेकर आते हैं, और एक ऐसा डेटा मेंबर जो बहुत सेंसिटिव होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन हम क्लास के बाहर शायद नहीं देना चाहेंगे। क्या है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी। किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी वो एम्प्लॉय देख सकता है, बाहर वाला सीधे सीधे नहीं देख सकता। बाहर वाले को अगर पता करना है कि आपकी सैलरी क्या है तो वो आपसे पूछे आके, सीधे सीधे वो अकाउंट में जाके नहीं देख सकता क्योंकि वो हाइड है, ठीक है। तो सेम मुझे यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, तो इसके लिए डेटा इनकैप्सुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, एम्प्लॉय क्लास के अंदर ये बनाया, और यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर सैलरी नाम का एक डेटा मेंबर बना दिया। अब सैलरी डेटा मेंबर जो बनाया मैंने, इसकी वैल्यू इनिशियली मैंने कर दी मान लीजिए 10,000। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप पैरामीटर लेके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, वो आपको आता है। अब यहां पर मैं इस क्लास के बाहर आ जाता हूं। अब क्लास के बाहर आ गए मतलब अब आप अथोराइज्ड अनअथोराइज्ड प्लेस में आ गए।
अभी तक आप अथोराइज्ड एरिया में थे, जब तक आप क्लास के अंदर हैं आप अथोराइज्ड कोड लिखने के लिए तैयार हैं, और जैसे ही क्लास के बाहर आ गए अब जो भी आप लिखेंगे वो अनअथोराइज्ड होगा इस डेटा मेंबर के लिए। करते हैं, तो मुझे ये सैलरी डेटा मेंबर चाहिए, तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब अगर मैं इस एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट की सैलरी को गेट करना चाहूं तो आप गेट कर लोगे, प्रिंट सेल्फ डॉट सैलरी, सॉरी ई डॉट सैलरी, नॉट सेल्फ डॉट सैलरी, ई डॉट, ये हो गई आपकी 10,000। अब इस सैलरी को अगर मैं बदलना चाहूं तो आप बदल जाओगे आके, ई डॉट सैलरी इक्वल टू आपने कर दी मान लो 7,000, और अगर मैं इसको चेक करूं तो ये बदल गई। ये नहीं होना चाहिए। एक ऐसा कोड जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लीगल है, परफेक्ट है। कोई भी कोड मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जब हमारी क्लास के बाहर बनता है तो उससे मेरी क्लास के डेटा मेंबर को ऐसे मत एक्सेस होने दो। अगर ऐसे होने दोगे तो फिर तो ये बाहर से कुछ भी कर जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर कोई मेथड बना दूं इस एम्प्लॉय क्लास में और वो इस सैलरी का यूज कर रहे हैं तो वो तो 10,000 सोच के चल रहे होंगे, बट यहां से वो चेंज कर गया। तो अब क्या चाहते हो, ये जो कोड है ये विदाउट इनकैप्सुलेशन है, यहां पर सैलरी डेटा नंबर का कोई इनकैप्सुलेशन नहीं हो रहा है। अब मुझे सैलरी का इनकैप्सुलेशन रोकना है कि अगर कोई इस लाइन पर आए तो एरर आ जाए कि आपको अलाउड नहीं है, आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट की सैलरी नहीं देख सकते, नॉट अलाउड। कैसे करोगे, तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं विदाउट इनकैप्सुलेशन, और इसी कोड को दोबारा बनाएंगे विद इनकैप्सुलेशन। तो क्या करना होगा, जिस डेटा मेंबर को हाइड करना है तो ये आपको डिसाइड करना है। इस क्लास के अंदर कई डेटा मेंबर हो सकते हैं, अभी मैं एक लेके चल रहा हूं। तो आप चलिए, कुछ नेटवर्क इशू होगा तो मेरे एंड पर। तो यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि इस क्लास में जो आपका सैलरी डेटा मेंबर है इसका इनकैप्सुलेशन किया जाए। तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट रखा गया प्राइवेट डेटा मेंबर का। अगर आप किसी भी डेटा मेंबर को हाइड करना चाहते हैं तो उसको प्राइवेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और प्राइवेट बनाने के लिए मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्राइवेट नाम से कीवर्ड देती हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्राइवेट नाम से कीवर्ड नहीं होता। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनकैप्सुलेशन को हैवीली फोकस नहीं किया गया। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो शुरू के 3 टॉपिक ही फोकस करे गए हैं, ऑब्जेक्ट, क्लास एंड इनहेरिटेंस। उसके बाद के जो टॉपिक हैं उनको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्टरनेट अप्रोच है, और वो अल्टरनेट अप्रोच है बाई कन्वेंशन। अगर किसी भी डेटा मेंबर को डबल अंडरस्कोर से आप लिखते हैं, किसी भी डेटा मेंबर को अगर आप डबल अंडरस्कोर से लिखते हैं
तो ये हमारा प्राइवेट डेटा मेंबर कंसीडर किया जाता है, प्राइवेट डेटा मेंबर कंसीडर किया जाता है। अलग से कोई प्राइवेट कीवर्ड नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये सिर्फ और सिर्फ उसी डेटा मेंबर के लिए सही है जो ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर होते हैं। आज तक आपने जितने भी वेरिएबल बनाई, ऑर्डिनरी वेरिएबल है आई जे के एक्स वाई जेड, आप सोचें सर उनके पहले भी डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं प्राइवेट बन जाएगा, नहीं बनेगा। मैंने क्या बोला, प्राइवेट कॉन्सेप्ट पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फोकस नहीं किया गया है। सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनकैप्सुलेशन को करने के लिए एक अल्टरनेट अप्रोच दी गई कि किसी भी डेटा मेंबर को प्राइवेट करने के लिए उस डेटा मेंबर का नाम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट कर दीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, प्राइवेट डेटा मेंबर कहलाएगा। अब अगर ये प्राइवेट है तो ये सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के मेथड में ही यूज हो सकता है, इस क्लास के बाहर किसी भी तरह से यूज नहीं होगा। भले ही आप सही सिंटैक्स लिख रहे हैं, अभी तक आप सही लिख रहे हैं, तो इसके पहले डबल अंडरस्कोर लगा दो, क्योंकि डेटा मेंबर का नाम डबल अंडरस्कोर सैलरी है। अब देखते हैं यहाँ पर एक्सेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एरर आ गई कि इस नाम से तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है इंटरप्रेटर, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट से कह रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आपके पास तो ये है ही नहीं, जबकि है लेकिन ये हाइड हो गया है। इसका यूज अगर इस क्लास के किसी मेथड में करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ से हमारा भी ये नहीं चलेगा। ये तो आधा इंप्लीमेंटेशन हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड आया और आपको अंदर जाने से रोक लिया। अब आप कह रहे हो नहीं मेरा दोस्त यहाँ पढ़ता है, मुझे अंदर जाने दो। अब सिक्योरिटी गार्ड आपके दोस्त से फोन करके पूछेगा, फिर अब आपको अंदर जाने दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो वो वाला कोड कहाँ है यहाँ पर कि सिक्योरिटी गार्ड फोन करके पूछ रहा है, वो तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही। यहाँ तो सीधे सीधे आपने मना कर दिया कि अब बाहर वाला कोड इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो करते हैं उस वाले कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके अंदर बताया गया कि जो भी डेटा मेंबर क्लास के बाहर एक्सेस करवाना है, उस डेटा मेंबर के लिए दो आपको मेथड बनाने पड़ेंगे। एक मेथड का काम होगा उस डेटा मेंबर की वैल्यू को आउटसाइड क्लास वापस करना, और दूसरे मेथड का नाम होगा आउटसाइड कोड से इस डेटा मेंबर की वैल्यू को अपडेट करवाना। तो मैं दो मेथड बना देता हूं। एक का नाम कर दिया मैंने, मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए M1, और इसका काम क्या होगा, जो भी डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू को रिटर्न करना। और दूसरा मेथड होगा, मान लो इसका नाम मैंने M2 कर दिया, और ये क्या करेगा, डेटा मेंबर की वैल्यू को अपडेट कर कोई करना चाहता है तो इसके थ्रू करेगा। ठीक है, तो अगर आउटसाइड कोड को सैलरी चाहिए तो सीधे सीधे नहीं मिलेगी, M1 मेथड को कॉल करो, वो आपको सैलरी लाकर देगा। E.M1, अगर आपको सैलरी बदलनी है तो आप नहीं कर सकते काम, M2 को दे दो, M2 इस काम को करेगा और आपकी सैलरी जो आप बदलना चाहते थे बदल जाएगी। E.M2, और इसको बता दो क्या करना चाहते हो, अब 12,000 करना चाहते हो, हो गई होगी। दोबारा गेट करके देख लो, 10,000 और 12,000। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी आपसे डिस्कस करने हैं मुझे इनकैप्सुलेशन में। पहला कि सर ये जो मेथड है M1 और M2, इन मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हमने कहा स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन सिंटैक्टिकली आप कुछ भी रख सकते हैं। इमेजिन करिए अगर एक और डेटा मेंबर हो, सेल्फ डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, मान लो मैं अपनी एम्प्लॉय आईडी भी किसी को नहीं बताना चाह रहा, तो अगर इसका भी मैं हाइडिंग कर रहा हूं तो इसको अगर बाहर का कोड देखना चाहे तो इसके लिए भी एक मेथड बनेगा, मान लो M3, और इसकी वैल्यू कोई बाहर से चेंज करना चाहे तो एक मेथड बनेगा M4। तो सर ऐसे M1, M2, M3, M4, M5, M6 इन मेथड को रटना पड़ेगा। जो क्लास नहीं बना रहा है, जो सिर्फ इतना कोड लिखेगा, उसको तो बहुत समस्या हो जाएगी। उसको तो याद करना पड़ेगा M1 से सैलरी आ रही है, M3 से आईडी आएगी, तो ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं रहा। तो फिर स्टैंडर्ड क्या है वो भी समझ लेते हैं, हो सकता है उससे काम आसान हो जाए। स्टैंडर्ड कहता है कि जो भी डेटा मेंबर आपने हाइड किया है, उस डेटा मेंबर की वैल्यू को रिटर्न करने वाला जो मेथड है, उस मेथड का नाम गेट से शुरू होना चाहिए, और गेट के बाद जो डेटा मेंबर है
उस डेटा मेंबर का नाम होना चाहिए। गेट सेल, अंडरस्कोर नहीं लगाना है, सीधा गेट सेल लिखेंगे। और वो मेथड जो आपका डेटा मेंबर की वैल्यू को अपडेट करेगा उसका नाम सेट से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद डेटा मेंबर का नाम सेट सेल। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, आउटसाइड कोड को अगर मैं ये कह दूं कि भाई हमारे यहाँ पर सैलरी नाम का डेटा मेंबर है, अब मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि सैलरी को कैसे एक्सेस किया जाएगा और कैसे अपडेट किया जाएगा, क्योंकि उसे स्टैंडर्ड पता है कि अगर डेटा मेंबर प्राइवेट है और उसका नाम सैलरी है, उसकी वैल्यू गेट करने के लिए सेट सेल नाम का मेथड बनाने वाले ने जरूर बनाया होगा, और अपडेट करने के लिए गेट करने के लिए गेट सेल बनाया होगा, और अपडेट करने के लिए सेट सेल नाम का मेथड जरूर बनाया होगा। इससे क्या है, जो ये कोड लिखेगा उसको बड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एम्प्लॉय क्लास में एक और डेटा मेंबर है एम्प्लॉय आईडी, वो भी हाइड कर दिया गया है, तो अब आपको बड़ा आसान हो गया उस आईडी को एक्सेस करना। गेट एम्प्लॉय आईडी, सेट एम्प्लॉय आईडी, गेट डिपार्टमेंट, सेट डिपार्टमेंट। तो ये स्टैंडर्ड है जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किया जाता है, चाहे वो जावा हो, चाहे C++ हो, चाहे .NET हो, चाहे PHP हो, चाहे पाइथन हो, या कोई फ्यूचर में आने वाली लैंग्वेज भी होगी तब भी फॉलो किया जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गेटर सेटर मेथड या गेट सेट मेथड। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से सुनना क्या क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपसे। जब आपको करवाना ही था ऐसे एक्सेस तो सीधे सीधे करवा दो, या घुमा फिरा के क्यों करवा रहे हो भाई, करवाना ही है आपको, सैलरी देनी ही है आउटसाइड कोड के लिए, तो पहले आप उसे प्राइवेट बना रहे हो, फिर गेटर मेथड से वापस कर रहे हो, इतना कोड कर ही क्यों रहे हो। जब करवाना ही था तो सीधे सीधे करवा दो, ये लो हो तो रही है, यहां से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे कर दो। अपडेट आप यहां से करवा रहे हो तो मना हो रहा है, भाई यहां से भी तो आप अपडेट करवा ही रहे हो ना, फिर तो फायदा क्या हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कॉलेज में जाते हो और आप आउटसाइडर हो और सिक्योरिटी गार्ड ने फोन करा और आपसे कहा चलो जाओ अंदर चले जाओ, अगर मैं आप कॉलेज वाले से पूछूं कि भाई आपने गार्ड बिठाई क्यों रखा है, जब ये आउटसाइडर को अंदर जाने देता ही है तो इसे हटा दो, क्या जरूरत है इसे बैठाने की यहाँ पे, तो आप क्या आंसर दोगे कि क्या जरूरी है कि गार्ड आपको अंदर जाने ही दे, क्या जरूरी है कि गार्ड आपको अंदर जाने ही दे। हो सकता है कि उसने अंदर फोन करा, वहां से मना हो गया कि वो तो है ही नहीं यहाँ पर, तो आपको अंदर जाने नहीं देगा वो। तो आपने भी एक पहलू देखा, अब दूसरा पहलू देखो इस प्रोग्राम का। ये जो दो मेथड हैं ये उस गार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। ये जो दो मेथड बनाए मैंने, सेट सेल, गेट सेल, डेटा मेंबर के जो सेट गेट मेथड होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, हमारे गार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं। अब ये चाहें तो आपको एक्सेस ना करने दें, कैसे नहीं एक्सेस करने देंगे, हमने कहा देखो यहां पर गेट सेल एक्चुअल सैलरी रिटर्न कर रहा है, अगर ये ना करके 0 कर दे तो आप क्या कर लोगे। इस कोड को क्या पता क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं हो रहा है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में, इन दोनों गार्ड्स के हाथ में, सारा कंट्रोल इनके हाथ में। आउटसाइड कोड को क्या देना है क्या नहीं देना है आप डिसाइड करिए कि आप सही देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं। तो कैसे पता चलता है कि क्या देना है क्या नहीं देना है, तो आंसर आया था देने वाले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप अपडेट कराते हो तो आप यहां पर चेक लगा सकते हो। मान लो किसी ने सैलरी आपकी कम कर दी, 12,000 से आपने आपकी कर दी 7,000, तो ये बदल गई। अब आप चाहते थे कि ये जो मेथड है ये सैलरी बदल सकता है लेकिन कंडीशनली, अगर वो सैलरी एग्जिस्टिंग सैलरी से ज्यादा है तभी हम बदलवाएंगे वरना नहीं बदलवाएंगे। तो ये स्टेटमेंट आपने सीधे सीधे लिख दिया है, ये इंडस्ट्री के अंदर कभी सीधे सीधे नहीं लिखा जाता, ये हमेशा इफ एल्स के साथ लिखा जाता है, जैसे मैं आपको लिखकर दिखा रहा हूं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे और लिखेंगे इफ जो अभी हमारी सैलरी आई है एस में वो ग्रेटर होनी चाहिए किससे, जो एग्जिस्टिंग सैलरी पड़ी हुई है सेल्फ के अंदर उससे, अगर ग्रेटर है तभी हम चेंज कराएंगे, अदरवाइज हम चेंज नहीं कराएंगे। अब देखना यहां पर इसको लग रहा है कि मैंने सैलरी बदल दी, लेकिन कंट्रोल तो यहां पे है, नहीं बदली, वही सैलरी है जो पहले चल रही थी। यह फायदा होता है इनकैप्सुलेशन का, कंट्रोलिंग को आप उस क्लास को दे देते हैं जिस क्लास के डेटा मेंबर हैं। अगर आप ये हटा देते हैं इनकैप्सुलेशन तो आप कंट्रोलिंग खो देंगे, कोई भी बाहर से आके कुछ भी करके चला जाएगा, आपके पास चेक करने का कोई तरीका नहीं है कि कौन ये करके चला गया। अब ये मेथड अपने रूल्स अप्लाई करेंगे
कि ऐसे ऐसी बातें होंगी, तभी हम इसको अपडेट करने देंगे। सेम रूल आप इफ एल्स के यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर कुछ आपके पास ऐसे क्राइटेरिया हैं कि सिर्फ वही लोग सैलरी देख पाएंगे जिसमें ये सारी बातें होंगी, तो वो इफ एल्स करके यहाँ भी लगाया जा सकता है। अगर सैलरी की वैल्यू मैं ये ना करके मान लीजिए बदलता हूं, वो भी ग्रेटर वाली करता हूं, और यहां पर मैंने कर दिया मान लीजिए 11,000, तो बदल जाएगी। प्रिंट कराएंगे, तो इस तरह से ये हमारा कॉन्सेप्ट इनकैप्सुलेशन का कंप्लीट हो जाता है। अगेन पाइथन ने इनकैप्सुलेशन को लेकर हैवीली फोकस नहीं किया है। सर हाँ बोलिए। जैसे कि रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए, जैसे कि यहाँ पे ई ऑब्जेक्ट है हमारा, वही क्या कहते हैं डाटा को उसी का मतलब ऊपर आपने जो सेल्फ मतलब क्या कहते हैं उसकी सैलरी सेट की है, उसी की सैलरी आपने सेट की है 10,000 रुपए, ठीक है, और वो अपनी ही सैलरी को अपडेट करना चाह रहा है, मतलब 7,000 या जितने भी आप करवाना चाह रहे थे इसमें, ठीक है। अब अगर किसी और ऑब्जेक्ट को उसकी सैलरी में चेंज करने से रोकना है, तो वो तो अपने आप ही हो रहा होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो उसको मतलब सेल्फ डॉट से हो रखा है ना। एग्जैक्टली तो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सबके साथ हो गया, सिर्फ ई के साथ नहीं हो गया। एम्प्लॉय क्लास के जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे E1 E2 E3 E4 सबके साथ ये हो गया। सिर्फ आप चेंज क्या करेंगे उस केस में, हर ऑब्जेक्ट को आप चाहते हैं कि इनिशियल सैलरी 10,000 ना देकर अलग अलग सैलरी दी जाए, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे E1 E2 E3 तो अलग अलग सैलरी से इनिशियलाइज उनको आप कर सकते हैं। हाँ, तो सर इसमें तो बेसिकली ये प्रोटेक्ट कर रहा है कि कोई बंदा अपने ही चीजों को अपडेट ना कर पाए, अगर देखा जाए तो, क्योंकि अपनी चीजों ऑब्जेक्ट को रियल अपडेट करता है। थिंग इज कि कहां से अपडेट हो रहा है, अपडेट करने वाला तो ऑब्जेक्ट ही है। इस ऑब्जेक्ट का मिसयूज हो रहा था पहले, काम तो पहले भी ऑब्जेक्ट कर रहेगा, काम अभी भी ऑब्जेक्ट कर रहा है। थिंग इज कि इसका मिसयूज पहले हो रहा था। मिसयूज का मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जो डेटा मेंबर हैं, अगर मैं उनको डायरेक्ट एक्सेस करने दूं तो कोई भी कोड कहीं से भी, प्रॉब्लम है कि कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है ना। हम चाहते हैं कि कहीं से भी हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा मेंबर एक्सेस नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स नहीं कर रहा हूं कि इस ऑब्जेक्ट की सैलरी को मैं 7,000 कर दूंगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये जो कोड है ये कोड रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस कोड को यहां से हटा देता हूं, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अब ये एक क्लास हो गई, ये क्लास मैंने बनाई। अब ये क्लास मैंने बना को आपको पेन ड्राइव में दे दी, और आपने इस क्लास को इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम में यूज करा, और आपने अपने प्रोग्राम में एक क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया मान लीजिए टेस्ट, ठीक है। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर मान लीजिए आप कोई एक मेथड बनाना चाहते हैं जिसका नाम है शो, और मान लो इसका भी स्टैटिक मेथड ही बना दिया कोड को आसान रखने के लिए। अब ये जो शो मेथड है ये अपने अंदर से क्या कर रहा है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है। अब सोचिए अगर ये अपने अंदर से एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो मना नहीं करेंगे, बना लो। अब ये जो शो मेथड है ये क्या कर रहा है, इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट की सैलरी बदल रहा है। तो कौन बदल रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू शो मेथड बदल रहा है। शो मेथड को राइट किसने दिया, शो मेथड के पास ये राइट नहीं होना चाहिए। शो मेथड तो किसी और क्लास का मेथड है, ये तो कोई और अनऑथोराइज्ड कोड हो गया। अगर मैं यहां से लिख दूं ई डॉट सैलरी इक्वल टू कुछ भी, तो ये बदल जाएगी, कोई रोक टोक नहीं है। कब, अगर इसका इनकैप्सुलेशन नहीं किया गया। अगर मैंने इसका इनकैप्सुलेशन कर दिया तो ये नहीं हो पाएगा। तो यहां से रिक्वेस्ट जाएगी, शो मेथड रिक्वेस्ट कर रहा है कि एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आप अपने मेथड से कहो कि ये काम कर दे मेरा। अब ये बात वो मेथड मानेगा नहीं मानेगा उसमें लिखा कोड डिसाइड करेगा। तो यहां से रिक्वेस्ट जा रही है, कहां से, शो मेथड से रिक्वेस्ट जा रही है, किसके थ्रू, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, कि ऑब्जेक्ट अपने मेथड से कहो कि जो सैलरी है वो बदल दे। अब वो बदलेगा या नहीं बदलेगा इस मेथड के अंदर जिसने ये क्लास बनाई क्या इंप्लीमेंटेशन दिया है उस पर डिपेंड करेगा। बदल गई तो देख लेते हैं, इससे पहले क्या थी वो देख लेते हैं। ई डॉट गेट सेल्फ, और फिर से ये लिख दो। ठीक है, अब इस मेथड को रन कराने के लिए मुझे टेस्ट क्लास से पहले कॉल करना होगा, टेस्ट डॉट।
तो हम किसको रोक रहे हैं? शो मेथड को मना कर रहे हैं कि आप हमारे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट करिए इस मेथड से, ये मेथड अपने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि जो आप चाहते हो वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हो पाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो पाएगा तो फिर नहीं होगा। तो इस तरह से इनकैप्सुलेशन का हमारा फायदा होता है। ठीक, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रोक रहे हैं चेंज करने से, वो ऑब्जेक्ट कहाँ यूज किया गया है उसको लेकर कंसर्न है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट किया गया है। ठीक, चलिए, तो ये हमारा हो जाता है। आया समझ में जिसने पूछा था ये? यस सर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की कि पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में 3 टॉपिक हमने पढ़े, इवन 4 पढ़ लिए। ऑब्जेक्ट हो गया, क्लास हो गया, कंपोजिशन एग्रीगेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया और ये इनकैप्सुलेशन हो गया। तो हमारे ये 5 टॉपिक हमने अभी यहाँ पर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको लेकर भी पाइथन ने कोई भी हैवीली फोकस नहीं किया है, कोई उसकी तरफ से, पाइथन की तरफ से कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आया। तो जब मैं ये बोलता हूं कि पाइथन की तरफ से ऑफिशियली फोकस नहीं किया गया, इसका मतलब है जो पाइथन की रेफरेंस बुक आई है पाइथन टीम की तरफ से जिन्होंने पाइथन बनाई, उसमें सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस 3 ही प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। ना तो उसमें पॉलीमॉर्फिज्म का कोई जिक्र किया गया है, ना ही इनकैप्सुलेशन का कोई जिक्र किया गया है और ना ही एब्स्ट्रैक्शन का कोई जिक्र किया गया है। ये तीनों चीजों को ऑफिशियल जो बुक है पाइथन की, पाइथन की तरफ से जो दी गई, जिसको हम पाइथन डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं, उसमें इन तीनों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये हैवीली फोकस नहीं करे गए, हम लोग एक लॉजिक का यूज करके इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, इवन अगर हम पाइथन थोड़ा पहले चले जाएं, 2.6 में चले जाएं, तो 2.6 में तो पाइथन में ऑब्जेक्ट नाम की क्लास इम्प्लिसिट पेरेंट भी नहीं होती थी। हर प्रोग्रामर को क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना होता था, लिखना पड़ता था। 2.7 से हमारा ऑब्जेक्ट क्लास को पेरेंट क्लास ऑटोमेटिक कराया गया, वरना प्रोग्रामर को हर क्लास बनाते समय लिखना पड़ता था ऐसे करके ऑब्जेक्ट। यानी कि इनिशियली पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब अच्छा और बुरा क्या होता है, ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि आप कैसे किसी चीज को अच्छा है बुरा कहते हैं। अगर आपने C++ जावा पढ़ी हुई है तो शायद आप बोलेंगे कि वो ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को देन पाइथन। अगर किसी ने C++ और जावा .NET नहीं पढ़ी हुई है तो उसको ये रिलेशन पता ही नहीं है कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है, जो भी है यही सही है फिर। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं, उसका नाम है पॉलीमॉर्फिज्म। सर इसमें प्रोटेक्टेड डाटा में वो मॉडिफायर नहीं है? तो अगर हम पब्लिक की बात करें और दूसरा प्रोटेक्टेड की बात करें, अब मैंने क्या बोला, जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को किसी और लैंग्वेज के साथ पढ़ा हुआ है वही रिलेट करेगा, वही कंपेयर करेगा, है ना। तो आप समझते हैं ये 3 चीजें होती हैं, पब्लिक डेटा मेंबर, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर, प्राइवेट डेटा मेंबर। पाइथन में किसी भी डेटा मेंबर को इन तीनों के साथ जब आप जोड़ते हैं तो वो इंस्टेंस डेटा मेंबर ही हो सकता है। ऑर्डिनरी वेरिएबल, लोकल वेरिएबल के साथ ये सारी चीजें नहीं होती। जब मैं self.x लिखूंगा तो ये मेरा पब्लिक डेटा मेंबर कहा जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जितने डेटा मेंबर मैंने बनाए अभी तक वो सब पब्लिक माने जाते हैं, सिंटैक्टिकली कोई रूल नहीं है, ऐसा स्टैंडर्ड है। इसी तरह से अगर मैं सिंगल अंडरस्कोर के साथ कोई डेटा मेंबर लिखता हूं तो वो उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में पहले कभी एक्सपीरियंस लिया है उनके लिए हम क्या बोलेंगे, प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है। बट इसका कोई प्रैक्टिकल एडवांटेज नहीं है। आप बोलोगे प्रोटेक्टेड का फायदा क्या हुआ, कहाँ रुक गया, ये कहाँ तक नहीं गया, सब जगह चलने को तैयार है। प्रोटेक्टेड कहीं भी ले जाओ, कहीं भी चलने को तैयार है। सिर्फ बाई कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन, कि हमने इसको प्रोटेक्टेड मानकर अंडरस्कोर लगाया है, तो जो भी कोड लिखने वाला है वो इसको बस चाइल्ड क्लास तक इस्तेमाल करेगा। प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, अगर कोई डेटा मेंबर प्रोटेक्टेड बनाया गया है तो उसका इस्तेमाल, उसका रीयूज सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास करेगा, कोई और ऑब्जेक्ट बनाकर डॉट लगाकर उसको एक्सेस ना करे। बट पाइथन में ऐसा कोई रूल नहीं कि ऐसा रुक जाए। बाई कन्वेंशन अगर मैं ऐसा लगा रहा हूं किसी वेरिएबल के पहले सिंगल अंडरस्कोर, तो आपको मान के चलना है कि ये चाइल्ड क्लास के इनहेरिटेंस के लिए ही है, उसके अलावा आप इसका यूज ना करें। करेंगे तो कोई रोक टोक नहीं है। तीसरा है किसी भी डेटा मेंबर के साथ डबल अंडरस्कोर लगा देना।
जब आप किसी डेटा मेंबर के साथ डबल अंडर्स को लगा देते हैं तो ये होता है प्राइवेट। अब इनके मीनिंग समझ लो। तो जो कन्वेंशन है वो ये कहती है कि पब्लिक डेटा मेंबर को जिस क्लास में बनाया गया है उस क्लास की चाइल्ड क्लास में भी यूज हो सकता है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, जिस क्लास का डेटा मेंबर है उस क्लास में चलेगा, उसकी चाइल्ड क्लास में जाएगा, नहीं इनहेरिटेंस में चलेगा, और अदर कोड में भी यूज होगा, यानी कि आउटसाइड सेम क्लास, आउटसाइड चाइल्ड क्लास, कहीं भी चलेगा। अगर प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है तो प्रोटेक्टेड का मीनिंग जो बताया गया है वो ये कि सेम क्लास में चलेगा, चाइल्ड क्लास में चलेगा, अदर क्लास में यूज नहीं करना है, करोगे तो रोक टोक नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। और प्राइवेट डेटा मेंबर कहता है कि भाई मुझे बनाया गया था सेम क्लास के लिए, सिर्फ सेम क्लास तक एक्सेस होना चाहिए, सेम क्लास के बाहर मुझे कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, करोगे तो मेथड के थ्रू करोगे। तो ये जो चीजें बताएंगी डायरेक्ट एक्सेस वाली बताई गई है। डायरेक्ट एक्सेस पब्लिक डेटा मेंबर का कहीं भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड का सिर्फ सेम क्लास और चाइल्ड क्लास तक होना चाहिए, और प्राइवेट का सिर्फ सेम क्लास तक होना चाहिए, बाकी मेथड के थ्रू आप कहीं से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीजें पाइथन में बहुत पुअरली इंप्लीमेंट करी गई है। C++, जावा, .NET में बहुत स्ट्रांगली इनको इंप्लीमेंट किया गया है। एक कन्वेंशन में आपको और बता देता हूं, इतना हम पढ़ रहे हैं तो एक कन्वेंशन में आपको और बता देता हूं। अगर मेरे पास एक वेरिएबल है एज, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाहर का कॉन्सेप्ट है ना, लेकिन कन्वेंशन वाली बात चल रही है तो ये मेरे ब्रेन में आ गया। अगर मेरे पास एज नाम का एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू आज मेरी एज 38 है, तो समय के साथ मेरी एज बढ़ेगी, ठीक है। मान लीजिए जो मेरा वेट है वो 69 है, समय के साथ ये वेट बदलेगा, अब कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो चीज़ें जो समय के साथ बदलती हैं या बदल सकती हैं या जिनमें संभावना है समय के साथ चेंज होने की, प्रोग्राम में उनको वेरिएबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मेरे यहाँ एज वेरिएबल है और वेट नाम का वेरिएबल है। बट अगर आपसे कहूँ कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1990 है ना, अगर 1990 मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो समय के साथ क्या ये बदलेगी? क्या समय के साथ ये बदलेगी? अगर आप मुझसे 2 साल बाद मिलेंगे और मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं बोलूंगा भाई 1990 है। 3 साल बाद मिलेंगे तो हमने कहा फिर से 1990 है। ये बदल सकती हैं बट ये कभी नहीं बदलेगी। तो क्या पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा वेरिएबल है जो बदल ही ना सके? सी में होता है, कैसे? कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, वेरिएबल बन गया कांस्टेंट। जावा में होता है, फाइनल कीवर्ड लगा दो, ये अपनी वैल्यू नहीं बदलेगा। पाइथन ने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपने वेरिएबल बनाया है तो बदलेगा, उसे रोक नहीं सकते आप, किसी वेरिएबल को बदलने से रोक नहीं सकते आप। तो क्या करें फिर? बाई कन्वेंशन अगर किसी वेरिएबल को कैपिटल में लिख दिया जाए तो ये उन प्रोग्रामर के लिए एक सिग्नल होता है जो लोग C++ पढ़कर आए हैं और कांस्टेंट को जानते हैं कि पाइथन में जब भी कोई वेरिएबल कैप्स में लिखा जाता है तो ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसकी वैल्यू बदलेंगे तो बदल जाएगी, रुकेगी नहीं, वो जस्ट एक कन्वेंशन है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी चीजें पाइथन में ऐसी हैं जो C++ जावा में होती हैं, पाइथन में नहीं होती हैं, लेकिन उनको बाई कन्वेंशन प्रोग्रामर को दिया गया है कि भाई हम कन्वेंशन कह रहे हैं कि ऐसा होने से ये हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो तोड़ दो उसे, आप चाहो तो उस रूल को तोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा पाइथन के कॉन्सेप्ट की कहानी होती है। चलो पॉलीमॉर्फिज्म आज नहीं होगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल ऑफ रहेगा, फ्राइडे को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को पढ़ेंगे। आज इतना। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन?